हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका साइंस के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का पहला प्रश्न है, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ से पूछा है, अगर घूर्णन गति बढ़ जाए, पृथ्वी की जो घूमने की गति है, जो घूर्णन गति है, अगर वो बढ़ जाती है तो पिंड का वजन क्या होगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो पिंड का वजन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अब केंद्रीय बल जो होता है, वो एक दोनों के अपोजिट वर्क करते हैं। तो अगर घूर्णन गति बढ़ेगी और पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। यहाँ पे पूछा है, अलग अलग द्रव्यमान है, दो वस्तुएं हैं और चंद्रमा की सतह से स्वतंत्र रूप से गिर रही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा। लिफ्ट के त्वरण ऊपर जाते समय शून्य होगा, या नीचे आते समय शून्य होगा, या किसी भी दशा में शून्य होगा, या त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। यानी कि यहाँ से आपसे पृथ्वी का त्वरण पूछा है। त्वरण अभी हम लोगों ने देखा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पृथ्वी का त्वरण है, पृथ्वी का ये त्वरण है। आप कहीं भी रहें पृथ्वी पे, चाहे वो लिफ्ट में रहे या कहीं भी रहे, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पे एक पंख दिया हुआ है, एक रबड़ की गेंद दी हुई है और एक लकड़ी की गेंद दी हुई है। मतलब पंख कहने का मतलब ये बहुत हल्का है, रबड़ की गेंद थोड़ा भारी है, मतलब सबसे भारी है, लकड़ी की गेंद पंख से भारी है लेकिन रबड़ की गेंद से हल्की है। पूछ रहा है कि अगर वो निर्वात में गिर रहे हैं, छत पे चढ़कर आप उन्हें निर्वात में गिरा दे रहे हैं तो क्या होगा। निर्वात मतलब वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, तो हवा नहीं है तो तीनों ही एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे। अगर हवा होती तो जो हल्की थी वो पहले गिरती, फिर उससे हल्की जो थी, जो भारी था वो पहले गिरता, जो हल्की थी वो सबसे लास्ट में गिरता। लेकिन यहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात की बात की गई है, तो निर्वात में तीनों एक साथ गिरेंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं। भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या चंद्रमा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महासागर में ऊंची जल तरंगे वो चंद्रमा से आती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास चंद्रमा है, उसके बाद सूर्य है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है, वही महासागरीय जलधाराओं को ऊपर की तरफ खींचती हैं, जिससे महासागर में ऊंची जो तरंगे होती है वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्यों नहीं है। क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है। गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग के मूल मध्य मार्ग से कम होता है। वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार। तो आपको बता दें, अगर चांद की सतह से कोई चीज़ पृथ्वी पर लाया जा रहा है तो उसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार में 1/6 की कमी आती है। चंद्रमा, अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जा रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा से वो आ रहा है तो 1/6 बढ़ जाएगा। अगर चंद्रमा से आ रहा है, अगर पृथ्वी से चांद पे जा रहा है तो घट जाएगा 1/6। यानी कि भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दो वस्तु हैं, ये मान लीजिए एक वस्तु है, एक मिनट, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है और इनके बीच में 1 मीटर की दूरी है, लेकिन कह रहा है अगर इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी एक वस्तु यहाँ रख दी जाए, एक वस्तु यहाँ रख दी जाए और इनके बीच में 2 मीटर की दूरी कर दी जाए, तो पूछ रहा है इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यह आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या चौगुना हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। ओके, गुरुत्वाकर्षण का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुपालन करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाता है, यह किस घटना के कारण होता है। यानी कि जो पानी पे बुलबुले पड़ते हैं, उन बुलबुलों में जो कलरफुल कलर हमको दिखाई देता है वो किस घटना के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के जो बुलबुले होते हैं, जो झाग निकलता है उसमें जो बुलबुले होते हैं उस पर फिल्म दिखाई देती है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आपने कपूर देखा है, कपूर जो है वो जब उसको आप खुले वातावरण में रख देते हैं, बिना जलाए, बिना उसमें पानी मिलाए, बिना कुछ किए, वो धीरे धीरे वेपोरेट होकर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्न के किस पर काम करती हैं। केसिका क्रिया पर, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो या घरेलू क्लीनर जो होता है, या फिर परफ्यूम स्प्रे जो आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे की कोई भी बॉटल हो जो आप यूज करते हैं वो बर्नौली के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पे डिपेंड करती है, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा। मतलब यहाँ पे बोला है एक बीकर है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इस पानी के बीच में आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा मिल जाए, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये इसमें तैर रहा है और धीरे धीरे ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, ये टुकड़ा जो है ये पिघल रहा है। अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, या जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये अपने जितना ये पिघलने के बाद जितना पानी छोड़ेगा ना, उतना आयतन ये अपना कवर किया हुआ है, और ये जैसे जैसे पिघलता जा रहा अपने उसी आयतन में ही अपने आप को उसी में समिष्ट कर ले रहा है, उतने में ही वो अपने आप को उतने में ही है जितना उतना ही आयतन लिया पिघलने के बाद भी, जितना वो बर्फ़ के रूप में लिया था। तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का क्या कारण है। यानी कि जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो आके नीचे गोल हो जाती है, ऐसे बुलबुला टाइप में हमें दिखने लगती हैं, या फिर ऐसे गोल गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, द्रव का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या गुरुत्वीय बल के कारण, या वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार दिखती हैं, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, या शहद की। तो देखिए श्यानता जो होती है ना, वो जितना गाढ़ा मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा श्यानता उसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको सबसे गाढ़ा क्या दिख रहा है, जल, वायु, खून, या शहद। तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की दिख रही है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा मटेरियल है वो शहद है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होगी, शहद की होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। नहीं, निम्न ताप पर कैसे उबलेगा,
उच्च दाब तो होता है, लेकिन उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर नहीं उबलता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च दाब पर उबलने लगता है, यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर जल्दी से उबलने लगता है। नॉर्मल आप पानी को बॉयल करते हैं 100 डिग्री में, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, लेकिन जब आप उसको प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं तो 120 डिग्री पर पानी जो है वो उबल जाता है, 120 डिग्री पर। यानी कि उच्च दाब और उच्च टेम्परेचर दोनों ही उच्च होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ओके, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करती है? अगर बैरोमीटर है और उसमें अचानक ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? तूफान या चक्रवात का आना, बारिश की संभावना या शुष्क मौसम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क मौसम। अगर बैरोमीटर अचानक से ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शुष्क मौसम होने वाला है, ठीक है। बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापने का एक यंत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय इन्वायरमेंटल प्रेशर किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगर बैरोमीटर अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ता है, एकाएक अचानक से ऊपर की तरफ वृद्धि होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है वो अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है, ठीक है। अगर वही बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होता है? आंधी और तूफान का संकेत देता है, संकेत देता है। लेकिन अगर यही बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये क्या करता है? वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। क्या करता है? वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। अचानक से ऊपर उठे, यानी कि ऊपर उठे तो क्या होगा? शुष्क मौसम। अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4500 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम, 3900 एंगस्ट्राम टू 76 एंगस्ट्राम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो होता है, वैसे तो इसको दिया हुआ है 380 से 700 नैनोमीटर, 380 से 700 नैनोमीटर, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 400 से 700 नैनोमीटर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लेकिन जो नासा है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, इसने बताया है कि 300 से 700 नैनोमीटर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 400 से 700 लिखा है। तो हमारे किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहाँ एनसीईआरटी ही सही मानी जाती है, तो इसका उसके अकॉर्डिंग जवाब हो जाएगा 400 से 700। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिष्ट स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है, कितना करता है? तो 8 लुमेन करता है। कितना करता है? 8 पाई लुमेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए, इसमें से सही कथन आपको बताना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है? नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको आप बिप ग्योर के माध्यम से याद कर सकते हैं, VIV बिप ग्योर, GYOR, ठीक। अब देखिए, इधर से इधर अगर आप जैसे इधर से इधर आएंगे तो इधर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और इधर जाएंगे इधर आवृत्ति ज़्यादा होगी। यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपसे पूछा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, लाल प्रकाश का बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वायलेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और रेड आपको यहाँ हाथ पे दिख रहा है। इधर जो होता है वो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इधर आवृत्ति ज़्यादा होती है, इधर आवृत्ति कम होती है, इधर तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमेशा बैगनी से ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, जितने भी आपके इंद्रधनुष में रंग हैं सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश का ही तरंगदैर्घ्य होगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आ रहा है, ओके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से गुजरने पर न्यूनतम होगी? कांच से, निर्वात में, वायु से, जल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच में, क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है वो ठोस में सबसे कम होती है। किस में होती है? ठोस में सबसे कम होती है। ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में, गैस के बाद
निर्वात में, यानी कि प्रकाश जो होता है वो सबसे तेज किस में चलता है? निर्वात में। अगर इसी प्रश्न को आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि प्रकाश सबसे तेज गति किस में करता है, तो प्रकाश जो होता है वो सबसे तेज गति निर्वात में करता है, और सबसे स्लो गति किस में करता है? ठोस में। ठोस में आपको यहाँ पे कांच दिखाई दे रहा है, कांच के अलावा स्टील दे दे, कुछ भी दे दे, अगर वो ठोस है तो सबसे स्लो गति जो है वो ठोस में करता है, और सबसे फास्ट गति निर्वात में करता है। निर्वात के बाद वायु में, वायु के बाद जल में, और सबसे कम कांच में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूनतम गति पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, या साधारण दर्पण द्वारा। तो आपको बता दें जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो एक प्रिज्म के द्वारा संभव है। यहाँ से अगर आप प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो पाता है प्रिज्म के द्वारा, और ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने की बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? मतलब 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की उत्तल लेंस की सतह है, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की उत्तल लेंस की सतह है, और इस पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ बनाई गई हैं। इस पर काले रंग की पट्टियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, काले रंग की क्या की गई है? पट्टियाँ बनाई गई हैं। वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब आपको सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनानी है, बताना है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ये जो पट्टी है ना, पट्टी, ये प्रतिबिंब बनने से थोड़ी ना रोक पाएगी। प्रतिबिंब तो बनेगा, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो काली पट्टी है आपकी, एक मिनट, ये काली पट्टी केवल प्रकाश की जो तीव्रता है उसको कम करती है। ठीक है, लेकिन छाया नहीं डालती, कोई छाया नहीं डालती है, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए चमक वाले घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी, आयाम नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर एक वर्णी प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसमायोपिया, ग्लोकोमा, या मोतियाबिंद। निकट दृष्टि दोष पूछा है, तो आपको बता दें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें हमें निकट की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट यानी निकट को छोड़कर कुछ ना दिखना, निकट दृष्टि दोष आप ऐसे याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीज़ें दिख रही हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, निकट दृष्टि दोष है, और इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात करें हाइपरमेट्रोपिया, तो ये दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं और निकट की चीज़ें नहीं दिखती हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया में दोनों दिक्कत होती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों, मतलब दूर की चीज़ें और निकट की चीज़ें दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे मायोपिया कहा जाता है, बायोपिया कहा जाता है, प्रेसबायोपिया। ओके, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, ये बीपीएससी CDPO प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकट की चीज़ें ना दिखना, और दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें ही दिखना और दूर की ना दिखना, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखना निकट की ना दिखना। ठीक,
निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। ओके, आई होप सो आप लोग को पसंद आ गया होगा चैनल। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।